दरभंगा से एक सनसनीखेज मामला सामने कुछ दिन पूर्व आया है, जहां एक नाबालिग को अब यह साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि वह जिंदा है और वह कोर्ट के रूम में उपस्थित है, क्योंकि पुलिस और सरकारी विभाग के डाटा में उसे मृत घोषित कर दिया है। दरभंगा पुलिस पर लगातार सवाल खड़ा होने लगा है। कभी पुलिस किसी को मरा हुआ समझकर अंतिम संस्कार करवा देती है और वही व्यक्ति 29 दिन बाद अपने घर जिंदा वापस लौटता है, जिसे देखकर पुलिस आमजन भी अचंभित हो जाते हैं। तो कभी पुलिस के हाथ से हथकड़ी पहने हुए एक कैदी शौचालय रूम से फरार हो जाता है। ये दो घटना इसी महीने की है, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा होना अब लाजिम हो चुका है। अब पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहली घटना 8 फरवरी की है, जब एक नाबालिग घर से फरार लापता हुआ था। बेया थाना क्षेत्र के रेलवे लाइन किनारे मिला था जख्मी हालत में एक अज्ञात युवक का शव। इलाज के दौरान अज्ञात की मौत हो गई थी। परिजन ने सबको पहचान कर अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन परिजन का कुछ और दावा है। कुछ दिन पूर्व नेपाल से वापस वही मृत नाबालिग घर लौटा। नेपाल से व्हाट्सएप पर फ़ोन कर परिजन को बताया कि वह जिंदा है और सुरक्षित है। परिवार के सदस्य नेपाल से लेकर उसे सीधे दरभंगा कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग को पेश किया गया 29 दिन के बाद। दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र के सिमरा नेहालपुर गांव का ये नाबालिग की घटना बताई जा रही है। 29 दिनों से लापता युवक का शव मिलने पर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने इसी बीच सड़क को जाम किया। 111 की गाड़ी में तोड़फोड़ भी हुआ। पूरा मामला आप सिलसिलेवार आपको समझाते हैं। मामला दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजम नगर में स्थानीय लोगों ने एक बार फिर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस पर हमला कर दिया था। डायल 112 की गाड़ी का शीशा भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। मामला कुछ यूँ था कि 8 फरवरी से भोला राम लापता था। इसकी गायब होने की सूचना परिजन ने मब्बी थाना को दी। पुलिस ने उसे खोजने की बात को तो दूर, आवेदन के आधार पर प्राथमिकी भी दर्ज नहीं किया, ऐसा परिजन का आरोप है। पुलिस के इस रवैये से खफा होकर परिजनों ने अपने स्तर से लगातार खोजबीन जारी रखा। इसी बीच बेता और ललपट्टी गुमती के बीच क्रिकेट खेल रहे युवकों ने दोनों हाथ व एक पैर कटा हुआ एक युवक को देखा। इसके बाद उसे इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जब एक युवक मिलने की सूचना मिली तो परिजन ने अस्पताल जाकर देखा तो घायल हुआ कोई और नहीं भोला राम ही था, ऐसा लगा परिजनों को। इसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए, जबकि परिजन का दावा है कि परिजन ने डीएनए टेस्ट करवाने की बात की और पुलिस ने नहीं करवाया। आजमनगर मोहल्ले में सूत्र बता रहे हैं सारी बात। आजमनगर मोहल्ले में टायर ट्यूब जला करके इसके बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस की गाड़ी पर हमला भी हुआ, सड़क जाम हुआ। वहीं उस समय डायल 112 के अधिकारी ने बताया कि उन्हें सड़क जाम करने की जानकारी दी गई थी। वह जब आजमनगर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उनके वाहन पर हमला कर दिया, शीशा तोड़ दिया। लेकिन इसी मामले में सूत्र बता रहे हैं कि मब्बी थाना के थानाध्यक्ष को निलंबित भी कर दिया गया था। अब सवाल यह उठता है कि जिस नाबालिग की मृत्यु और प्राथमिकी दर्ज नहीं होने के आरोप में एक थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया और इस नाबालिग की मृत्यु समझ करके, भोला राम समझ करके जिसके अंतिम संस्कार करवा दिया गया, आखिर वो कौन था? सवाल ये बड़ा है। और पुलिस आखिर क्यों नहीं प्राथमिकी की? और 29 दिन बाद लौटा हुआ शख्स ये भोला राम है या कोई और है? अब भोला राम को अपनी गवाही खुद कोर्ट में देनी पड़ेगी और अपना सबूत पेश करना पड़ेगा, क्योंकि भोला राम के नाम से जो मुआवजा राशि सरकार द्वारा होती है 4 लाख कुछ रुपया, वही परिवार को मिल चुका है। और भोला राम सरकारी डाटा के अनुसार, पुलिस के अनुसार मृत हो चुका है। अब भोला राम को अपनी जिंदा होने की सबूत भी पेश करना पड़ेगा। ये क्या है? ये मृत्यु प्रमाण पत्र जो डीएमसी से जारी किया गया।
क्या जानकारी दिया है लड़का जो आया है आपके सामने, कौन है वो और क्या बताया है? देखिए एक्चुअली भोलाराम का भाई मेरे पास आज सवेरे में कोर्ट में आए। कोर्ट में आने के बाद उनके द्वारा कहा गया मुझे सर ऐसे बात है 8 फरवरी को मेरा भाई जो है कहीं चला गया, और उसके बाद हम लोगों के द्वारा मब्बी थाना में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया, लेकिन मब्बी थाना के द्वारा FIR दर्ज नहीं किया बल्कि सनहा दर्ज किया। और उसके बाद हम लोग काफ़ी खोजबीन की, अपने स्तर से हर जगह खोजबीन की। उसके कुछ दिनों के बाद उसके भाई के मोबाइल पर जो है लगातार एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आना शुरू हो गया। तुम 45,000 रुपया दो, तुम्हारा भाई मेरे पास है, ये है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ। फिर इस बात का भी लिखित जानकारी मब्बी थाना को दिया, फिर वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हुआ। फिर SSP ऑफिस में दिया गया, लेकिन सुनवाई नहीं किया। फिर इसका भाई के द्वारा जो है सोचा कि पैसा दे देते हैं तो मेरा भाई को रिटर्न कर देगा। तो ये 5,000 रुपया पेफोन के माध्यम से उस नंबर पर भेज दिया। भेजने के बाद भी जो है इसका भाई नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद फिर इसको पता चला कि यहाँ ललपट्टी रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात लाश मिला, जिसको इलाज के लिए DMCS ले जाया गया। वहाँ पे इन लोगों को बुलाया गया। जब बुलाया गया तो शायद उसका चेहरा उस लाश का फुला हुआ था। तो इन लोगों के लिए दावा किया गया जो नहीं, इसका DNA टेस्ट कराया जाए, जो इसको शक है जो इसका भाई नहीं है। इसके बावजूद भी जो है वहाँ पर इन लोग को ज़बरदस्ती, इन लोगों का कहना जो नहीं, ज़बरदस्ती हम लोग को लाश दे दिया गया। फिर हम लोग उसका दाह संस्कार वगैरह हो गया। सारा चीज़ हो जाने के बाद इसको पुनः जो है एक अज्ञात नंबर से नेपाल से व्हाट्सअप कॉलिंग आना शुरू हुआ। व्हाट्सअप कॉलिंग आना शुरू हुआ तो इन लोगों को लगा जो नहीं कोई फेक कॉल है, तो इन लोग अवॉइड किया। फिर उसके बाद उस व्हाट्सअप कॉलिंग के बाद वीडियो कॉलिंग जब आया तो ये उठाया। तो उठाने के बाद ये देखा तो भाई इसका भाई है। तो फिर वीडियो कॉलिंग से बातचीत होने के बाद जो है फिर ये लोग जो जिस नेपाल में जो जगह बताया गया वहाँ पे ये लोग 4-5 आदमी वहाँ पर गए। जाने के बाद वहाँ से पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद जो है उनको लगा ये जो उसका भाई है। फिर ये आज कोर्ट में आए। कोर्ट में हमको सारी बात बताया जो सर ऐसा ऐसा बात है। तो हमने देखा, उनका ID प्रूफ देखा, आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट वगैरह देखा, तो लगा जो नहीं ये लड़का वही है। तो फिर हमने न्यायालय को आवेदन दिया कि सर इसका बयान कराया जाए। अभी लड़का के न्यायालय में स्टेटमेंट के लिए लड़का है। तो ये जानकारी आपको मिली है कि जो लड़का यहाँ उपस्थित है ये ऑलरेडी कागजों में मर चुका है, परिवार ने एक्सेप्ट किया था? जी, हमको मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाया गया, जिससे ये साबित होता है कि लड़का मर चुका है। लेकिन इनके परिजन के द्वारा जो मुझे आधार कार्ड डॉक्यूमेंट दिखाया गया और मैंने प्रत्यक्ष रूप से जो लड़का को देखा है, उससे लग रहा है जो नहीं लड़का जिंदा है। अब क्या होगा, कानून क्या कहता है इस स्थिति में? आप तो स्टेटमेंट के बाद जज साहब जो आदेश करेंगे, क्योंकि ये मामला जांच का है और ये गंभीर है। कहीं ना कहीं जांच का मामला है। अब सच्चाई क्या है जांच के बाद ही पता चलता है। आपको क्या लग रहा है पहचान उस समय तत्काल जो सब का नहीं कर पाना, क्या लगता है इसके अंदर भी कोई कहानी आपको दिख रही है? देखिए वहाँ पे एक तरह से पैसे का भी लेन देन हुआ जो SC/ST एक्ट होता है उसके साथ मालूम। हाँ, जहाँ तक कि पैसे की बात है, इन लोगों को कल्याण विभाग के द्वारा पैसा दिया गया। इन लोगों ने इमीडिएट आज ही कल्याण विभाग को भी आवेदन भी दिया है, जो पैसा जो मेरे खाता में आया है, जो मेरा भाई जिंदा है, ये पैसा को आप रिटर्न ले लीजिए। इन लोगों के द्वारा कल्याण विभाग को आवेदन भी दिया। कितना पैसा? 4 लाख के समथिंग इनके अकाउंट में आया है, जो पैसा अभी भी उनके अकाउंट में एज इट इज़ है। उन लोगों ने इस पैसा को कहीं कोई खर्चा वगैरह नहीं किया। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मुकेश कुमार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।